बाजार बोलते हैं इसमें एफआईएस के डेटा से शुरुआत करते हैं और एफआईएस ने फ्राइडे के सत्र में क्या किया और उसके बाद बढ़ेंगे हम अन्य चीजों पर। तो एफआईएस एक बार फिर हल्के हाथ से खरीदारी ही करते हुए नजर आए। 351 करोड़ की बाइंग एफआईएस की तरफ से देखने के लिए मिली है और वहीं 1953 करोड़ की बाइंग डीआईएस की तरफ से देखने के लिए मिली है। देखिए एफआईएस का जो डेटा है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि एफआईएस खरीद रहे हैं हल्के हाथ से 300-400 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं और बेचते हैं तो 1500 करोड़ की बाइंग, लेकिन ये ट्रेंड रुक जाए बस यही एक चीज बड़ी पॉजिटिव है। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर में 600 करोड़ की सेलिंग की थी, इंडेक्स ऑप्शन में करीब 2650 करोड़ की बाइंग की थी। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में करीब 400 से 600 करोड़ की सेलिंग की थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एफआईएस हल्के हाथ से इस समय कामकाज कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन आज का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आज हमने आईटी शेयरों को अच्छे से गिरते हुए देखा और आईटी शेयरों में अक्सर या तो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं डोमेस्टिक या एफआईएस, तो वो थोड़ा सा उनका डेटा देखने योग्य होगा। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का वहां पर क्या देखने के लिए मिल रहा है हाल। और ग्लोबल इंडिसेस में इस समय देखें तो शंघाई, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी, इनमें देखें तो ज्यादातर में ग्रीन मार्क बना हुआ है हैंसेंग को छोड़कर। डाउ फ्राइडे के सेशन में करीब 0.5% बढ़कर बंद हुआ। तो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। लेकिन एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप गेनर्स हैं और कौन से काउंटर हैं जो कि आज लूजर हैं। तो गेनर्स में जदानी पावर बोनस के बाद यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखने के लिए मिल रहा है। शेयर स्प्लिट के बाद माफ कीजिएगा 16% ऊपर और शिपिंग कॉर्पोरेशन करीब 5.5% ऊपर है। हिंदुस्तान कॉपर करीब 5.5% ऊपर, अनंतराज और नेटपैप करीब 5 से 5.25% तक ऊपर है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज टॉप लूजिंग साइड पर है। तो उसमें देखें तो परसिस्टेंट सिस्टम ऑफ कोर्स आईटी में मिड कैप आईटी वगैरह में आज थोड़ा सा प्रेशर आना भी था, इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट में करीब 4% की गिरावट, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और एलटीआईएम ये सभी में आज करीब 4.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। देखिए खबर वही जो कि हम बता ही रहे थे कि ट्रंप ने H1B वीजा फीस करीब 25 गुना बढ़ाकर $1 लाख कर दी है, जो कि अमूमन फीस $2,000 से $4,000, $5,000 तक हुआ करती थी। फीस नए वीजा आवेदन पर ही देनी होगी। जो पुराने H1B वीजा जिनको मिले हुए उनको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फीस केवल वन टाइम होगी। वीकेंड में ये भी कंफ्यूजन था कि ये एनुअल फीस होगी, लेकिन ये वन टाइम है। H1B वीजा से 3 से 6 साल तक अमेरिका में काम करने की छूट मिलती थी। पहले स्टेप में 3 साल, फिर उसको रिन्यू कराया जाता था या तो उसमें 6 साल मिलती थी। औसत सैलरी जो हमारे यहाँ से जो H1B वीजा होल्डर जो होते थे उनको $66,000 मिलती थी। अब 1 लाख की अगर फीस लग जाएगी तो आईटी कंपनियों के लिए थोड़ा सा महंगा अफेयर हो जाएगा उनको यूएस भेजना, जिसकी वजह से आज हम देख भी रहे हैं कि आईटी के सारे शेयर धड़ाम से गिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम देखें तो किस कंपनी का कितना बड़ा H1B वीजा में एक्सपोजर है, तो जून 30 तक का डेटा है और इस फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, जिसमें कि करीब 13,000 से ज्यादा जो H1B वीजा मिले हैं इंडियन कंपनीज को। उसमें 5505 वीजा टीसीएस को मिले, 2004 H1B वीजा इंफोसिस को मिले, एलटीआई माइंट्री को 1800, HCL टेक को भी करीब 1750, विप्रो को 1523 और एलटीटीएस को करीब 350। विनीत सर, अब चूंकि आईटी कंपनीज पर तो काफी कुछ एक प्रहार हो चुका है, ये प्रहार खरीदने वाला है या अभी और इन पर प्रेशर बनेगा? नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आईटी स्टॉक्स लेने नहीं चाहिए। आईटी स्टॉक्स अगले 2 साल के लिए काफी नेगेटिव ट्रेंड में रहने वाले हैं। और डॉलर डिबैकल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और अभी H1B इंट्रोड्यूस कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से सब नेगेटिवली परफॉर्म करेंगे, तो इनमें अवॉइड करना ही सही रहेगा। ठीक है सर, इनमें लार्ज कैप आईटी में जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग ये सोच लेते हैं कि जैसे इंफोसिस का बायबैक आ गया तो हमें खरीद लेना है, या टीसीएस या HCL, अगर एक कैटेगरी ये है कि जहां पर कि लोग फंसे हुए हैं लार्ज कैप कैटेगरी में, कुछ ऐसी कैटेगरी है जो कि मिड कैप कैटेगरी है जहां पर कि कई हमारे जो एक्सपर्ट्स थे या रिपोर्ट्स भी आई तो उनके साथ चले गए लोग और उन्होंने सोचा कि शायद मिड कैप आईटी में ज्यादा एग्रेशन है एआई को लेकर, तो वहां पर पोजीशन बनाई जाए। अभी जो मिड कैप में फंसा हुआ है वो किस तरह से सोचे और जो लार्ज कैप में फंसा हुआ है वो कैसे सोचे?
नहीं, जैसे बोला मैंने कि आपको आईटी स्टॉक्स लेने नहीं है, मिड कैप मिड टियर स्टॉक्स ज्यादा पिटेंगे। जो स्टॉक्स एआई रिलेटेड और यूएस का बिजनेस कम है वो बेटर परफॉर्म करेंगे। बाकी का आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि इतना खास परफॉर्म नहीं करने वाला। ठीक है, तो आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं करने वाला है ये विनीत सर को लगता है, और अभी भी विनीत सर का मानना है कि आईटी शेयरों से दूर ही रहा जाए अगले 2 साल। ठीक है सर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज सर, आज हमारे कॉमर्स मिनिस्टर एंड हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब अमेरिका जा रहे हैं। उनके साथ पूरा दल जा रहा है, वो अकेले नहीं जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रेड डील को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप शायद अगेन वही टैक्टिस अपना रहे हैं कि अगर उनके हमारे यहाँ से कोई भी व्यक्ति जाता है, जब वो हमारे पीएम गए थे या हमारे यहाँ से कोई भी ट्रेड का जो नेगोशिएटर्स हैं वो जब भी अमेरिका जाते हैं तो उन्होंने ये टैक्टिस अपना रखी है कि कुछ ना कुछ ऐसा बम फोड़ दो कि उनकी जो बार्गेन पावर है, जो उनकी टोन है, वो ऑलरेडी डाउन हो जाए। आज जब पीयूष गोयल जी अमेरिका जा रहे हैं, उनका साथ दल जा रहा है, तो सर किस तरह का आपको लगता है, क्या उम्मीदें हैं कि क्या हम थोड़ा सॉफ्ट होके डील करना चाहेंगे, या हमारे पास अभी भी रूम है उनके साथ कि हम अपना एटीट्यूड दिखा के डील करें? देखिए, पीयूष पीयूष गोयल का जाना यूएस यूएस नेगोशिएटर्स के लिए नाइटमेयर है, क्योंकि पीयूष गोयल के पास इतना पेशेंस है और इतने शांति से डील करते हैं और इतने फ्रंट फुट पे बैटिंग करते हैं कि उनको कुछ मिलता ही नहीं। तो पीयूष जी का जाना उधर ये दर्शाता है कि इंडिया का रुख काफी टफ रहने वाला है और कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। ठीक है सर, कंप्रोमाइज नहीं होगा तो चीजें आगे कैसे बढ़ेगी? और इसमें जो टेक्सटाइल शेयर्स हैं या ज्वेलरी शेयर है जो पिट गए थे, उन पर क्या राय रहेगी सर आपकी? देखिए, थोड़ी देर के लिए टेक्सटाइल स्टॉक्स तो फिलहाल ठीक ठाक चल जाएंगे, पर थोड़ा बहुत ज्वेलरी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहेगा। सर कोई रीजन स्पेसिफिक बता दीजिए। क्या? इसके लिए रीजन सर क्या है कि टेक्सटाइल क्यों चलेगा और ज्वेलरी क्यों नहीं चल सर पाएंगे? आपकी आवाज है ना, बहुत धीमी धीमी आ रही है। अच्छा सर, मैं पूछ रहा हूँ कि टेक्सटाइल शेयर क्यों चलेंगे और ज्वेलरी शेयर मतलब क्यों नहीं चल पाएंगे, इसके पीछे कोई खास कारण सर? सो ज्यादा करके जो आपके डायमंड या ज्वेलरी स्टॉक्स है वो ज्यादा फोकस्ड है यूएस मार्केट में, वेरेज टेक्सटाइल मार्केट काफी बड़ा है। इंडिया का बहुत कम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज यूएस को जाता है, और वहां पे जो बाकी के एफटीए हुए हैं उससे अपने को काफी फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये बात है सर ने जो बताया। सर आज एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि मार्केट में या हम कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में हुई है, वो जीएसटी रिफॉर्म्स नए लागू हो चुके हैं, जिसमें कि ज्यादातर जो ऑटो कंपनियां थी या जो वाइट गुड कंपनियां थी, सीमेंट कंपनियां थी, उन्होंने प्राइस कट भी लिए हैं। हालांकि सीमेंट कंपनियों ने उसमें एक थोड़ा सा स्मार्टनेस ये की थी कि पहले प्राइस बढ़ा दिए थे, उसके बाद उतना ही जीएसटी का बेनिफिट अब दे दिया है लगभग। कैसे देख रहे हैं सर ये जो जीएसटी कट है, ये एक्चुअल में कंज्यूमर को फायदा देगा, इन्फ्लेशन कम करेगा, या ये अभी भी कंपनियों को फायदा देगा और कंपनियों की सेल ही बढ़ाएगा, और कंपनियां अपने दाम अभी दिखाने के लिए घटा रही है धीरे धीरे करके, वो किसी न कुछ टैक्टिस खेल के वो अपने प्राइस को फिर वहीं ले आएंगी और जीएसटी का पूरा बेनिफिट वही उठा लेंगी? देखिए, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि प्राइस ट्रांसलेशन हुए, प्राइस कट्स, और वो होके रहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, वॉल्यूम ग्रोथ काफी आएगी कंजम्पशन की, तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। तो ये सबके लिए विन विन है, और मुझे लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी काफी अच्छी तरह से पैन आउट होगा। मारुति की नई ईवी कार मॉडल आई है जो 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफी मारुति स्टॉक प्राइस जो काफी समय तक एक रेंज बाउंड रहा था काफी सालों तक, उसको अभी ब्रेकआउट हो गया है, और मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, मारुति के अलावा सर सीमेंट और व्हाइट गुड्स में कोई आपकी पसंद सर?
सीमेंट में आप अडानी अंबुजा सीमेंट्स देख सकते हो, और हम्म। जेके लक्ष्मी हमें अच्छा लगता है। और ओके। इनको दोनों के अलावा अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया और आदित्य विजन काफी अच्छे लगते हो। ठीक है। तो सर ने कुछ एक शेयर्स बता दिए हैं हर सेक्टर में, जहां पर कि आप ऑन द पॉजिटिव साइड देख सकते हो। सर आपने एसीसी अंबुजा अदानी की बात की। अदानी स्टॉक्स जब भी आप आते हो तो मुझे आपसे पूछना ही होता है, ये क्वेश्चन रह जाता है कई बार। अदानी स्टॉक्स में जिस तरह का जंप हमने फ्राइडे को देखा और आज भी हम थोड़ा सा मूव बनते हुए देख रहे हैं, सर कोई पर्टिकुलर अदानी स्टॉक्स जो कि आपकी रडार पर हो, और दूसरा कि ओवरऑल अदानी स्टॉक्स के लिए हैंगओवर हट गया है क्या? नहीं, देखिए अडानी स्टॉक्स का जो नेगेटिविटी अभी निकल चुकी है, मोमेंटम में सब आ गए हैं, और सब स्टॉक्स कम से कम 35 to 40% डिस्काउंट में है उनकी फेयर वैल्यू के। तो यहाँ से मतलब आप 80% ग्रोथ की अनुमान लगा सकते हैं सारे स्टॉक्स में। तो आपको जो पसंद आए ले सकते हैं। हमारा अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एंड अडानी पावर टॉप फिक्स रहेंगे। ठीक है। तो अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, सर ने वैसे बता दिया कि ज्यादातर सारे ही अदानी 30 से 35% चल जाएंगे, लेकिन ये सर की पहली पसंद हो सकते हैं। सर एक चीज, आज से कुछ कंपनियों के बोनस स्प्लिट इन सभी का और इस वीक में कुछ एक कंपनियां हैं जिनके की बोनस स्प्लिट इफेक्टिव हो रहे हैं। आज जो इफेक्टिव हुआ है वो अदानी पावर का है और संदूर मैंगनीज का है, जिनकी रिकॉर्ड डेट आज है। पहले मैं अदानी पावर पे बात करता हूं सर। एक शेयर को 5 शेयर में डिवाइड हो गया है ये। हालांकि बोनस के स्प्लिट से सर कोई बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता, मतलब एज एन फाइनेंशियली कुछ नहीं आता। ये एक अकाउंटिंग टर्म है और यह लिक्विडिटी बढ़ाने की एक कोशिश रहती है कंपनी की तरफ से। सर कैसे मान रहे हैं अदानी पावर को इस लेवल पर? ठीक है, अडानी पावर का जो ग्रोथ आने वाला है ना, वो प्योरली इंटरनल अक्रूवल से आने वाला है। इसका मतलब क्या है, सपोज आपको 3 रुपए खर्च करने पड़ते हैं एक पावर प्लांट बनाने के लिए, वो केवल 1 रुपए से ही अपना काम चलाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है कि उनका जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है उनके, इनका जो कैश फ्लो जनरेशन है इतना स्ट्रांग है कि इनको नया इक्विटी रेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें लगता है कि लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो पूरा इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू होने वाला है। तो मुझे लगता है ये काफी वैल्यू एडिटिव और बहुत स्ट्रांग कैश फ्लो जनरेशन होने वाला है ये कंपनी के लिए। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे ना इस स्टॉक को, आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन करके। ठीक है। तो अदानी पावर पर तो ये राय रही। सर संदूर मैंगनीज, यहाँ पर भी 2 बोनस शेयर मिले हैं एक शेयर पर। इस पर आपकी राय सर? और ये भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। हम काफी पॉजिटिव है ये स्टॉक पर भी। जी। सर नजारा टेक का इसमें स्प्लिट भी आ रहा है। एक शेयर को 2 भागों में विभाजित होगा, यानी कि एक स्प्लिट आ रहा है और एक बोनस भी आ रहा है। एक शेयर के बदले एक शेयर का बोनस। इसका मतलब हो गया कि जिस व्यक्ति पर एक शेयर है उसके लगभग 4 शेयर हो जाएंगे। सर इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 26 सितंबर। और काउंटर के साथ प्रॉब्लम ये रही थी कि वो जो ऑनलाइन गेमिंग पर जो चाबुक पड़ा था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद से ये काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में भी देखने के लिए मिला। सर बोनस स्प्लिट से कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है या ये अभी कंपनी मतलब किस दिशा में जाएगी इस चाबुक के बाद? देखिए माइनिंग और मेटल स्टॉक्स अभी जो डॉलर डेप्रिसिएशन के बाद में ये बहुत जोर से छलांग लगाएंगे। रियल मनी का ट्रांसलेशन मेटल, माइनिंग और कमोडिटी स्टॉक्स में होने वाला है। तो हम इसके ऊपर बने रहने की सलाह देंगे। हमें लगता है कि आउट लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे। सर मैं नजारा टेक पे पूछ रहा हूँ। नजारा टेक जो कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी कंपनी है, इसमें सर बताइए कि सर बोनस और स्प्लिट दोनों आ रहे हैं। 26 सितंबर को रिकॉर्ड डेट है। सर नजारा टेक पर क्या करें? नजारा टेक हम ट्रैक नहीं करते तो आपको सलाह नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर।
पीडीलाइट सर, इसमें कल बोनस पर आ रही है, 1:1 का रेशियो है। इसमें क्या करें सर, ये 23 सितंबर इसकी रिकॉर्ड डेट है, यानी कि कल की रिकॉर्ड डेट है। पीडीलाइट अपने सेगमेंट की नंबर 1 कंपनी है। नहीं, स्टेडी कंपाउंडिंग है, ये भी अच्छी तरह से ही चलने वाला है। ये काफी देर तक साइडवेज रहे। एफएमसीजी का ये वन ऑफ द गुड स्टोरीज है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। ठीक है। अगला शेयर सर, टाइम टेक्नोप्लास्ट, यहाँ पर भी 1:1 का बोनस आ रहा है सर, रिकॉर्ड डेट कल की ही है। इस पर आपकी राय सर? कौन सा? टाइम टेक्नो? या टाइम टेक्नो काफी पॉजिटिव शेयर है। ये प्लास्टिक लॉजिस्टिक्स के लिए काफी अच्छा स्टोरेज पैकेजिंग के इसमें लीडर है, और हमें लगता है ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। ठीक है सर, एक चीज जो कि इस समय दुनिया भर में चल रही है, बातें हो रही हैं, क्लोज सर्कल्स में बातें हो रही है कि अमेरिका के साथ जो भी ट्रेड डील होगी उसमें हम शायद ऑयल एंड गैस की कुर्बानी दे सकते हैं और हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको पूरा करना है। दूसरा कि अगर हमने जो एक एम्बिशियस टारगेट रखे हैं $500 बिलियन का ट्रेड करने के लिए, तो उसमें हमारे को 2-3 चीजें उनसे इंपोर्ट करनी होंगी। एक डिफेंस इक्विपमेंट हो सकते हैं, एक ऑयल एंड गैस हो सकता है, और एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हो सकता है। अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के से तो ज्यादा भी शेयर पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिफेंस या ऑयल एंड गैस, आपको क्या लगता है सर कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमें क्या करना पड़ेगा एक बड़े लेवल पर, कि एक दो बड़ी चीजें डील में कर ली तो हमारे पास एक बहुत बड़ा $1 बिलियन का हम इंपोर्ट कर लेंगे, और उसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो सकता है अगर ऐसा होता है तो? आप अगर ये मानते हैं तो देखिए, हमने कभी मना नहीं किया अमेरिकन एलएनजी इंपोर्ट करने का। हम कर ही रहे थे इंपोर्ट। हम चाहते हैं कि बेस्ट प्राइस मिले हमें, तो जहां से बेस्ट प्राइस मिलता है वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर अमेरिका अपने को कोई पैकेज देता है जो बेस्ट प्राइस हमें डिस्काउंट में मिलता है, तो हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। तो ऑयल एंड गैस का जो इंपोर्ट है वो प्योरली प्राइस डिटर्मिनिस्टिक रहेगा। आप अच्छी कंपेटिटिव प्राइसिंग देंगे तो हम खरीद लेंगे। ये नहीं होता कि आप आपकी प्राइस चार्ज करें और हम अपने कंज्यूमर्स को ज्यादा दें। तो एक ये हो गया। जहां तक डिफेंस इक्विपमेंट का पार्ट है, इंडिया कभी भी यूएस से जो टीओटी के बिना कोई भी चीज नहीं लेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने टाइम एंड अगेन दिखाया है कि वो इंडिया को फेवरेबल सप्लाई नहीं देते। जैसे अभी 414 की इंजन थी, 404 की, उन्होंने साउथ कोरिया को टाइम पे दी पर हमें डिले करके दे दिया। तो जहां पे अपना डिफेंस कॉम्प्रोमाइज होता है सिक्योरिटी, तो इंडिया इनके साथ वो चीजें नहीं खरीदेंगी। और जब इंडिया ने अमेरिका से मांगे थे तो वो टाइम पे उन्होंने देने से इनकार कर दिया है। सो हम F-35 लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो अपने स्ट्रैटेजिक डिफेंसेस में नहीं बैठा। तो अभी बचा क्या है कि अमेरिका के साथ मुझे लगता है कि डील तो हो जाएगी, लेकिन हम क्या उनके साथ डील करेंगे वो अभी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का भी स्टैंड काफी हार्ड होते जाएगा। जिस तरह से अमेरिका ने इंडिया को ट्रीट किया है नेगोशिएशन में, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया उनके साथ कोई अच्छी तरह से उनके कॉम्प्रोमाइज करके डील करने वाला है। ये यूएस की रणनीति है कि इंडिया को और थोड़ा दबाए ताकि वो बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करे। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉम्प्रोमाइजेस इंडियन गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट एट द सेम टाइम डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी बहुत जोर से फॉलो कर रही है। और सेकेंड थिंग है कि स्वदेशी मूवमेंट भी काफी एग्रेशन में आ रहा है। तो ये दो चीजें अमेरिका को काउंटर करने के लिए और उनको अपने टर्म्स पे ट्रेड करने के लिए, जहां पे दोनों को विन विन हो, वही सिचुएशन में इंडिया इनके साथ डील करेगी। ठीक है। तो सर, इनमें कोई स्टॉक्स जो कि आपकी पसंद नापसंद हो कि इनसे दूर रहें या इनमें इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है ऑयल एंड गैस और डिफेंस में? देखिए, ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी काफी एग्रेसिवली स्पेंड कर रहा है। गेल की पाइपलाइन भी बिक चुकी है। तो ये दो स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे।
जब तक आपके कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइस कंसिस्टेंटली ट्रेड करते, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आती है, तो अपने जो रिफाइनिंग स्टॉक्स है वो भी अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। हम्म, ठीक है सर। सर एक शिप बिल्डिंग कंपनियों के लिए एक खबर है कि उनको सरकार से एक बड़ा एमओयू मिल रहा है, मतलब बड़ा एक चंक सरकार खर्च करने जा रही है। आज कुछ एक काउंटर्स में गार्डन लीज जैसे शेयरों में एक अच्छा उछाल भी है। सर इस पर आपकी राय? नहीं, देखिए, इंडिया ने शिपिंग को स्टेटस दिया है, और जैसा गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं ओनली ऑन लॉजिस्टिक्स, और वो पूरा इंडियनाइज करना चाहते हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, के इंडियन व्हीकल्स ही बेयर करे वो कॉस्ट। तो ये सब जो शिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, शिप ब्रेकिंग और शिप्स मैनेजमेंट कंपनी जो है, वो काफी बढ़िया करेंगे। हमें यहाँ पे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये इतना चल नहीं चुका है जितने बाकी सारे शिपिंग स्टॉक्स चल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि कौन से शेयर सबको अभी पसंद है। सर एक चीज जो कि हमने देखा कि ऑटो शेयरों में आई थी, वो थी एक अच्छी चाल जीएसटी रेट कट से पहले। और अब ज्यादातर कंपनीज ने अपने प्राइसेस भी घटा दिए। तो आपको अगर टू व्हीलर स्पेस पे देखना हो या फोर व्हीलर स्पेस पे देखना हो तो सर क्या देखेंगे आप? देखिए, फोर व्हीलर स्पेस में हमें मारुति बहुत पसंद आ रहा है कंपेयर टू एमएनएम। एमएनएम काफी चल चुका है, पर एमएनएम की भी गतिविधियां बहुत अच्छी है, मार्केट शेयर गेन्स अच्छे हैं। और हम्म, टू व्हीलर में हमें टीवीएस सुजुकी पसंद आता है, और उसके अलावा ओला एंड एथर एनर्जी के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। ये जो स्कूटर पेनिट्रेशन है ना, उसमें ईवी का कंट्रीब्यूशन काफी एग्रेसिवली बढ़ रहा है, और दोनों कंपनी मेहनत कर रही है कि मार्केट शेयर गेन्स करे। उनके मार्केट शेयर अभी भी इंटैक्ट है। तो इन सब काउंटर्स में ना अच्छी खासी ग्रोथ वॉल्यूम्स आने वाली है आगे जाके। ओला और एथर, ये दो कंपनियां यहाँ से अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हैं। सर ने आज दो नई कंपनियां बताई हैं इनफैक्ट, और यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है। सर पेंट कंपनियां, इन पर आपकी राय सर? क्योंकि हमने देखा कि क्रूड ऑयल एक रेंज में है, लेकिन इन कंपनीज के मार्जिन तब भी उतने ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। दूसरा कि डिमांड साइड थोड़ी सी श्रिंक हुई बिकॉज ऑफ जेएसडब्ल्यू एंड ग्रासिम की एंट्री से। अभी क्या लग रहा है सर पेंट कंपनीज पर? इनकी भी दिवाली होनी है पेंट स्टॉक्स में, और अभी कंसोलिडेशन भी हो गया। जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक्सो नोबेल खरीद रहा हम्म, है। एशियन पेंट भी ठीक ठाक परफॉर्म करेगा आगे जाते हुए। ठीक है। सर जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं, लाइक अदानी ग्रीन पर तो ठीक है, अदानी वाला ठप्पा लगा हुआ है, लेकिन जो बाकी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं उन पर आपकी राय सर? अभी तो बात की ना हमने सब अडानी स्टॉक्स पे। क्या सर? सारे अडानी स्टॉक्स तो लेने ही चाहिए, आपको बताया मैंने कि सब 35 to 40% डिस्काउंट में चल रहे हैं उनके टारगेट प्राइस से। नहीं तो सर, यहाँ से अदानी आपको नहीं। 60 to 70 80% की अपसाइड पॉसिबल है सब स्टॉक्स में। सर मैं अदानी स्टॉक्स के साथ साथ, मतलब अदानी पर तो हमारी बातचीत हो गई है, मैं बोल रहा हूँ कि जो बाकी ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं अपार्ट फ्रॉम अदानी, अदानी ग्रीन और एनर्जी सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं। फॉर एग्जांपल सुजलॉन हो गया, आइनॉक्स विंड हो गया, वारी रिन्यूएबल्स हो गया, इन पर आपकी राय पूछ रहा बस मैं। देखिए, वारी रिन्यूएबल्स में 10-20% का अपसाइड है। अगर उसको ओके। छोड़ेंगे आप, तो मुझे लगता है कि आपको, मुझे लगता है अडानी स्टॉक्स में ही अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, तो हम इसी को रेकमेंड करेंगे। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो आपने अपने क्लाइंट्स को या एज एन कंपनी आपने एडिशन कराया है? सो जो हमने आज जो स्टॉक्स बात की है सारे शो में, वही सब हम रेकमेंड कर रहे हैं। ज्यादा स्टॉक दिलाने का मतलब नहीं है, जो शेयर में कन्विक्शन है उसी में हम क्लाइंट्स को रेकमेंड करवाते हैं, और हमें लगता है कि यही सब स्टॉक्स चलते रहेंगे। ठीक है।
ठीक है सर। विनीत सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच विनीत सर। थैंक यू। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अरे विनीत जी को जल्दी भेज दिया यार, धन्यवाद बोलना था। धन्यवाद। तो मुझे पता नहीं था कि आप ज्वाइन हो गए, बिल्कुल लास्ट मिनट में आपका मैसेज आया, मैं उनको थैंक यू बोल चुका था। अब ठीक है, और मुझे लग रहा था कि उनको वो बार बार शायद फोन देख रहे थे, तो आई थिंक उनको किसी मीटिंग वगैरह में जाना था, तो इसलिए उनको 11 बजे ही हमने बोल दिया था। एनीवेज अंशुल भाई, ये बताओ फटाफट से देख के, देखो मैं निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं पूछूंगा आज, मैं पूछूंगा ATGL भागे जा रहा है, क्या करना है? ATGL और अदानी ग्रीन बहुत क्लोजली देखते हो आप। एटीजीएल सर 708 के ऊपर गैप अप निकला है, तो 781 708 को ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा बहुत पोजीशन बुक करना है, बुक कर लीजिए। 781 पे बाकी बुक कर लीजिएगा। 708 का आज का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अपडेट कर लीजिए। ठीक है, 708 का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस बुक कर लें, और बाकी अभी चलने दें। मुद्दा ये नहीं है, दूसरा एक मिनट आप पूछे उसके पहले मैं एक मोन्टाज पूरा बता देता हूँ अदानी ग्रुप पे। ठीक है, इसके बाद एक आपको आपको मतलब आपको तो कुछ भी बताना सूरज को दिया दिखाने बराबर है। आपके माध्यम से दर्शकों को कुछ बताना चाहूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अदानी पावर आ गया है 170 रुपए। 170 इंटू 5 किया मतलब हो गया 850 रुपए। 900 का अपना पहला इन्वेस्टर का टारगेट था, 1.5 साल बाद का, जो मुश्किल से 4 महीने आप खींच खाच भी पकड़ लो तो 6 महीने में हो गया।